नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर राजस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रम में एक बार पुनः ज्ञानदूत बनकर के मैं अविनाश सहायक आचार्य लोक प्रशासन आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ। आज हम हमारे टॉपिक विषय राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट के द्वितीय एवं अंतिम भाग पर प्रकाश डालते हैं। इससे पूर्व राष्ट्रपति के प्रथम भाग में हम राष्ट्रपति का संवैधानिक परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति की पदावधि, पदत्याग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया इत्यादि के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके थे। उसी क्रम में अब आगे तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टू बी कंटिन्यूड। सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल राष्ट्रपति की शक्तियां या कार्य, पावर्स और फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति को नाना प्रकार की शक्तियां या कार्य संविधान द्वारा प्रदत्त है, जिन्हें हम इन शीर्षकों के माध्यम से भली भांति स्पष्ट कर सकते हैं। कार्यपालिका शक्तियां, सैन्य शक्तियां, कूटनीतिक या राजनयिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। सर्वप्रथम हम लेते हैं कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 53 यह प्रावधान करता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होगी। संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसरण में भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी और इसके निमित्त कार्य आवंटन नियम, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स भी निर्मित है। इसी क्रम में राष्ट्रपति की प्रमुख कार्यपालिका शक्ति जो है वो इस प्रकार है। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसरण में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना तथा प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यगण की नियुक्ति करना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री तथा उनके मंत्रीगण को तार्किक आधार पर पद से विमुक्त करना, पद से हटाना। अनुच्छेद 124 के अनुसरण में उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश या न्यायमूर्ति तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां करना। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसरण में विभिन्न राज्यों में अवस्थित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। नेक्स्ट कार्य है कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत सरकार के प्रथम विधिक अधिकारी के रूप में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करना। अनुच्छेद 148 आर्टिकल 148 भारत के सर्वोच्च लेखा पदाधिकारी के रूप में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करना। अनुच्छेद 155 आर्टिकल 155 के अनुसरण में विभिन्न राज्यों में राज्यपालों, गवर्नर्स की नियुक्ति करना। अनुच्छेद 239 के अंतर्गत संघ शासित
या केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरीज में उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, आयुक्त, कमिश्नर तथा प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करना। अनुच्छेद 316 है, आर्टिकल 316 के अंतर्गत भारत सरकार का प्रमुख भर्ती अभिकरण जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करना। अनुच्छेद 324 324 के तहत गठित भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियां करना। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न आयोगों, परिषदों, समितियों जैसे अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, अनुच्छेद 263 आर्टिकल 263, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, राजभाषा आयोग, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अनुच्छेद 344, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अल्पसंख्यक आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इत्यादि में नियुक्तियां करना। उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर्स तथा राजदूतों एम्बेसडर्स इत्यादि की नियुक्ति करना तथा अन्य राजनयिकों की नियुक्तियां करना। अनुच्छेद 244 के अंतर्गत संघ शासित प्रदेश में नियम, विनियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। इसके अतिरिक्त देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न एवं पद्मश्री अलंकरण तथा अन्य सम्मान पत्रों का वितरण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक 48 व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है और हाल ही में जस्ट 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति महोदय ने 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण तथा 107 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है। कार्यपालिका शक्तियों के बाद में हम लेते हैं सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर्स। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 53(2) के अनुसरण में संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश, सुप्रीम कमांड जो है वो राष्ट्रपति में अंतर्निहित है। अर्थात राष्ट्रपति तीनों सेनाओं यथा थल सेना आर्मी, वायुसेना एयरफोर्स तथा नौसेना नेवी का सर्वोच्च अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर होता है। राष्ट्रपति को आपातकाल इमरजेंसी में युद्ध की उद्घोषणा प्रोक्लेमेशन तथा युद्ध विराम रेस्ट करने की शक्ति भी प्राप्त है, लेकिन ऐसा वह संसदीय नियमों तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्शानुसार ही कार्य करते हैं। सैन्य शक्ति के पश्चात राष्ट्रपति की शक्तियों के क्रम में हम लेते हैं कूटनीतिक या राजनयिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर्स। देखिए, राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख तथा सर्वोच्च प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष हेड ऑफ स्टेट होने के नाते राष्ट्रपति विदेशी प्रतिनिधि मंडलों, राष्ट्राध्यक्षों तथा शिष्टमंडलों के साथ संधि, करार, समझौते इत्यादि से संबंधित वार्ता या संवाद, डायलॉग स्थापित करते हैं। भारत सरकार के समस्त समझौते या संधियां जो है वो राष्ट्रपति की ओर से किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अपनी विदेश यात्राओं के समय भारत सरकार की भावना या पक्ष
तथा भारत सरकार का दृष्टिकोण भी स्पष्ट करते हैं। और भारत सरकार द्वारा विदेशों में भेजे जाने वाले जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल या शिष्टमंडल हैं या राजदूत और उच्चायुक्त जो हैं, उनकी नियुक्ति का कार्य भी राष्ट्रपति द्वारा संपादित किया जाता है। इसी क्रम में हम राष्ट्रपति महोदय की अगली शक्ति या कार्य की चर्चा करते हैं, और वो है विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 79 यह उपबंध करता है, यह प्रावधान करता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर के बनेगी। अर्थात भारत की संसद के एक अंग, एक निकाय के रूप में राष्ट्रपति भी होता है, यानी या यूं कह सकते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति इज इक्वल टू भारतीय संसद। चूंकि संसद का प्रमुख कार्य विधि निर्माण या कानून निर्माण है, यानी लॉ फॉर्मुलेशन या लॉ मेकिंग है, अतः राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां संसदीय कार्यों से ही संबंधित है। राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं वो प्रमुखतः इस प्रकार है। संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के सत्र को आहूत बुलाना, सत्रावसान प्रोरोगेशन करता है, लेकिन दो सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति निम्न सदन लोकसभा का विघटन या उसको भंग, डिसॉल्व भी कर सकता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनावों के पश्चात जो गठित सरकार होती है, उस सरकार तथा प्रतिवर्ष बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण, एड्रेस प्रस्तुत करते हैं। यह अभिभाषण सत्तारूढ़ दल या सरकार की नीतियों का दर्पण अर्थात आईना होता है। संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 व्यक्तियों को नाम निर्देशित या नामजद या मनोनीत, नॉमिनी कर सकता है यदि उन्हें आम चुनाव के द्वारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला हो। संविधान के अनुच्छेद 366(2) के अंतर्गत आंग्ल भारतीय व्यक्ति से अभिप्राय या परिभाषा यह है कि आंग्ल भारतीय व्यक्ति वे हैं जो भारत में रह गुजर हैं, अर्थात भारत में रह रहे हैं तथा जिनके पूर्वज यूरोपियन, प्रमुखतः ब्रिटिश हैं। और यहाँ पर यह जानकारी देना भी निहायत ही जरूरी है कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के माध्यम से जनवरी 2020 से आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, उनका निरसन कर दिया गया है। अब सरकार का यह मानना है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की वर्तमान संदर्भ में कोई प्रासंगिकता नहीं है, इसलिए अब आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का जो मनोनयन जो है वो समाप्त कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति उच्च सदन राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को नाम निर्देशित या नामजद कर सकता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा में विशिष्ट ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो या रखते हों। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों यानी बिलों को राष्ट्रपति की सहमति तथा हस्ताक्षर के पश्चात ही अधिनियम का, एक्ट का रूप मिलता है। राष्ट्रपति धन विधेयक, मनी बिल अनुच्छेद 110 के अतिरिक्त किसी भी विधेयक को अपने सुझावों सहित
पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, और यदि वही विधेयक पुनः दोबारा राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु आए तो राष्ट्रपति की यह संवैधानिक बाध्यता, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होगा कि उसे राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। ऐसा अनुच्छेद 111 के अंतर्गत उल्लिखित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को कुछ दशाओं में दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त समवेत बैठक जॉइंट सिटिंग बुलाने की शक्ति प्राप्त है। यदि कोई विधेयक किसी सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए या संशोधनों पर दोनों सदन असहमत हो या किसी दूसरे सदन में विधेयक 6 माह से अधिक रखा हो, लंबित हो, तो ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में यदि संसद का सत्र जारी हो तो संदेश मैसेज के द्वारा, और यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो अर्थात संसद का सत्रावसान हो तो लोक अधिसूचना पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। और जानकारी के लिए बता दें कि दोनों सदनों की यानी संसद की संयुक्त बैठकें अब तक 3 बार, सर्वप्रथम सन 1961 में दहेज प्रतिषेध विधेयक डाउरी प्रोहिबिशन बिल, फिर सन 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक तथा अंतिम रूप से तीसरी बार 26 मार्च सन 2002 को आतंकवाद निवारक अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा के संदर्भ में संयुक्त बैठकें संपादित हो चुकी हैं। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट, धन विधेयक यानी मनी बिल अनुच्छेद 110 नवीन राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों की सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 2 एवं 3 राज्यों के वित्तीय संसाधनों का विभाजन तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड को प्रभावित करने वाले विधेयकों से संबंधित विषयों से संबंधित विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के पश्चात ही सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 201 के तहत जो राज्य विधानमंडल हैं उन राज्य विधानमंडलों द्वारा राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले विधेयकों पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उन्हें लौटा सकता है, और यदि वही विधेयक दोबारा राष्ट्रपति के पास आए तो राष्ट्रपति तार्किक आधार पर अपनी स्वीकृति को पूर्णतः रोक यानी वीटो भी कर सकता है, जबकि संसदीय विधेयकों के संबंध में ऐसा नियम अंशतः ही लागू होता है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 123 123 की अनुपालना में जब संसद के दोनों सदनों की बैठक नहीं चल रही हो अर्थात संसद का विश्रांति काल रिसेस चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस प्रख्यापित प्रोमुलगेट जारी कर सकते हैं। जो ये अध्यादेश संसद की आगामी बैठक के 6 सप्ताह विद इन 6 वीक्स के दौरान अनुमोदित अथवा तत्पश्चात निरस्त माना जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 112 है आर्टिकल 112 के अंतर्गत जो वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे आम बोलचाल में बजट कहा जाता है, इस बजट को प्रस्तुत करने सीएजी की रिपोर्ट, यूपीएससी की रिपोर्ट, भाषाई आयोग, सूचना आयोग इत्यादि की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखवाने का दायित्व भी राष्ट्रपति का है। आपातकाल में इमरजेंसी में लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं या तथा भारत की जो आकस्मिकता निधि है कंटिंजेंसी फंड जो आर्टिकल 267 में है, उस भारत की आकस्मिकता निधि भी राष्ट्रपति के अधीन ही होती है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के पश्चात हम लेते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां।
जुडिशियल पावर्स। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष, जिसपे सिद्ध दोष हो चुका है, जिसपे दोष साबित हो चुका है, सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, प्रकृति परिवर्तित करने तथा निलंबन करने इत्यादि का अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रपति को क्षमादान यानी पार्डन की शक्ति जो है, जिन मामलों में, जिन प्रकरणों में प्राप्त होती है, वे मामले इस प्रकार हैं। प्रथम, यदि दंड या दंडादेश सेना न्यायालय अर्थात कोर्ट मार्शल ने दिया हो। दूसरा, यदि दंड, पनिशमेंट या दंडादेश, सेंटेंस ऐसे विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध है जिस विषय पर संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तारित है, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित मामलों में राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं। और तीसरा, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश, मृत्यु दंडादेश, कैपिटल पनिशमेंट या सेंटेंस ऑफ डेथ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की तुलना में अधिक न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं, क्योंकि राज्यपाल कोर्ट मार्शल तथा मृत्यु दंडादेश, मौत की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। वास्तव में इनफैक्ट यदि हम देखें तो क्षमादान एक कृपा है, एक दया है, एक अनुग्रह है, कोई अधिकार नहीं है। और राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श पर क्षमादान पार्डन करता है। और ये जो क्षमादान है, इस क्षमादान के भी विभिन्न प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। लघुकरण, क्षमादान का एक प्रकार है लघुकरण, जिसे कम्यूट कहा जाता है। लघुकरण, कम्यूट यानी बड़े दंड को कम करना, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में तब्दील करना। दूसरा है परिहार, रेमिशन, किसी दंडादेश की मात्रा को उसकी प्रकृति में परिवर्तित किए बिना कम करना, यानी प्रकृति परिवर्तित नहीं हो रही है, मात्रा चेंज हो रही है, जैसे 7 वर्ष के कारावास को 3 वर्ष में बदलना। इसके अलावा विराम, रेस्पाइट, किन्हीं विशेष कारणों से दंड को कम करना, जैसे गर्भवती महिला को प्राप्त मृत्यु दंडादेश को साधारण कारावास में बदलना। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्भ में नन्ही सी जान जो पल रही होती है। नेक्स्ट, प्रविलंब, रेप्राइव, मृत्यु दंडादेश को अस्थायी, टेम्परेरी तौर पर विलंबित करना, जबकि सिद्ध दोष व्यक्ति क्षमादान के लिए प्रार्थना प्रस्तुत करता है। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि खूंखार से खूंखार एवं दुर्दांत से दुर्दांत अपराधी की सजा को भारत के राष्ट्रपति ने माफ नहीं किया है। चाहे वो रंगा या बिल्ला हो, चाहे वो मुंबई हमले का आतंकवादी अजमल आमिर कशाब हो, या फिर निर्भया दुष्कर्म एवं हत्याकांड के वो 4 दरिंदे हों। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी विधिक मुद्दे पर, किसी कानूनी मुद्दे पर यदि कोई राय लेनी हो तो वह सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकते हैं, या फिर उस न्यायालय को किसी प्रकरण की सुनवाई के लिए वो निर्देशित कर सकते हैं। अब हम अंतिम रूप से लेते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स। देखिए, भारत का संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार की परिस्थितियों में आपातकाल, इमरजेंसी लगाने की शक्ति प्रदान करता है। यद्यपि आपातकाल की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन जो है वो राष्ट्रपति की संतुष्टि पर निर्भर है, लेकिन फिर भी तथापि इस प्रकार का निर्णय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की इच्छा से भी अभिभावी या प्रेरित होता है। सर्वप्रथम है युद्ध या सशस्त्र विद्रोह, वार और आर्म्ड रिबेलियन। संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि बाह्य आक्रमण, युद्ध की संभावना हो, या युद्ध छिड़ गया हो, या युद्ध छिड़ने की संभावना हो, या देश में सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन के हालात पैदा हो गए हों,
तो राष्ट्रपति संपूर्ण देश में या देश के किसी भाग में आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल की, नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा कर सकते हैं। प्रारंभ में यह आपातकाल 1 माह के लिए लगाया जाता है, जिसे संसदीय अनुमोदन के पश्चात या संसद की स्वीकृति के पश्चात 6 माह के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। इस दौरान मूल अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स का निलंबन, केंद्र के द्वारा राज्यों की कार्यपालिका को निर्देश, वित्तीय संसाधनों का बंटवारा तथा राज्य सूची, स्टेट लिस्ट पर केंद्र द्वारा विधि निर्माण के क्रम में आदेश जारी किए जा सकते हैं। और भारत में अब तक इस अनुच्छेद 352 का 3 बार प्रयोग किया जा चुका है। सर्वप्रथम जो प्रथम आपातकाल था वो था 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968, चीन एवं पाकिस्तान से युद्ध। दूसरा द्वितीय आपातकाल था 3 दिसंबर 1971 से 27 मार्च 1972, पाकिस्तान से युद्ध। और तृतीय और अंतिम आपातकाल था 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977। देश के अंदर ही आंतरिक अशांति, इंटरनल अनरेस्ट उत्पन्न हो गया था। दूसरा आपातकाल है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर इन ए स्टेट। यानी संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल को कहीं संवैधानिक विफलता परिलक्षित हो तो वह राष्ट्रपति को उस राज्य में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल्स की अनुशंसा कर सकता है। इस क्रम में राज्य मंत्री परिषद का विघटन, मूल अधिकारों का निलंबन, संसद द्वारा राज्य का बजट और विधि निर्माण तथा राज्य की विधानसभा का विघटन, डिसॉल्व इत्यादि के क्रम में निर्णय लिए जा सकते हैं। इस अनुच्छेद 356 के अधीन जो आरोपित राष्ट्रपति शासन है वो भी प्रारंभ में 2 माह के लिए होता है, जिसे संसद की स्वीकृति के पश्चात आवश्यकता होने पर बढ़ाया जा सकता है। और इस अनुच्छेद 356 का प्रायः राजनीतिक कारणों से दुरुपयोग किया जाता रहा है। और अंतिम आपातकालीन शक्ति है वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा, थ्रेटन्ड टू क्रेडिट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो, ऐसा लगे कि भारत की वित्तीय साख या स्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है, तो वह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की उद्घोषणा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्यों को वित्तीय प्रशासन से संबंधित कोई निर्देश जारी कर सकते हैं या संघ एवं राज्यों के सभी लोक सेवकों या किसी वर्ग के लोक सेवकों के वेतन भत्तों में कटौती, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेज के वेतन भत्तों में भी कटौती की जा सकती है। और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई धन विधेयक, मनी बिल जो है, उसको राष्ट्रपति या केंद्र अपने पास मंगवा सकता है। यह आपातकाल भी प्रारंभ में 2 माह के लिए लगाया जाता है, जिसे संसद की अनुशंसा पर, स्वीकृति पर बढ़ाया भी जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि भारत में अभी तक इस आपातकाल का प्रयोग नहीं किया गया है। तो वक्त की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति से संबंधित अध्याय का यहीं पर समापन करते हैं, यहीं पर अवसान करते हैं, यहीं पर दी एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।